एक्सीडेंटली बस मार्केट में आया। मैं मतलब किसी फ्रेंड को ड्रॉप करने गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बस कुछ लोग खड़े हैं, थोड़ी भीड़ है, लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। उस टाइम पे जो ट्रेडिंग की चीजें थी बहुत ही डिफरेंट होगी आज के टाइम से। आज के टाइम में उसके टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं पर्सनली खुद भी ट्रेडिंग करना कब स्टार्ट करी? मैंने बहुत लेट स्टार्ट करी थी, मैंने 2012 के आसपास स्टार्ट करी थी। Okay. रीजन उसका ये था क्योंकि पहले क्या पैसे ही नहीं होते थे। 1500 रुपए की जॉब थी मेरी से। आजकल बोलते हैं काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है कि आज स्टॉक्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, इंडेक्सेस हमारे सारे मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो पहले मैनिपुलेशन इतनी नहीं होती थी जितनी आप भैया होता सब कुछ था, बट उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। आज के टाइम में अवेयरनेस है, बस यही फर्क है। होता था कुछ, रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे था, तो कई बार हम मिल के अकाउंट में ट्रेड करते थे। आधे पैसे उसके आधे मेरे होते थे, तो हम ऐसे करते थे जिसमें कुछ कंफर्मेशन दोनों की होती थी, तो इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते थे। तो बनाया भी, बिगाड़ा भी। इन्फ्लुएंसर की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं इन्फ्लुएंसर जो अच्छी तरीके से भी काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से भी काम कर रहे हैं। कोई लग्जरी दिखा रहा है, कोई अपनी मर्सिडीज दिखा रहा है भाड़े की ली हुई, कोई सिस्टम के सामने नोट रख देता है बहुत सारे, वो कहता है मैं डील इस तरीके से कमा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा गलत है। जो डोल जितना खोखला होता है ना, उतना ही मतलब आवाज करता है। कोविड जब आया था उसके बाद से बहुत ज्यादा एक वॉल्यूम आ गया मार्केट में, लाइक बहुत लोग स्टार्ट हो गए थे। कोविड आया था, तो कोविड के बाद सबसे पहली बात कहते हैं लोगों के पास कुछ था नहीं करने के लिए। एक ही चीज थी, ओपन वो थी स्टॉक मार्केट। तो लोगों ने ना ऑप्शंस में ज्यादा काम करा। फिर उसके लोगों को जब ऑप्शंस में ज्यादा नुकसान हुआ, तो लोग जितनी स्पीड से आए थे उतनी स्पीड से बाहर हुए। हेलो उमेश जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके साथ मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे आपका जो भी लर्निंग और कंटेंट है बहुत अच्छा पर्सनली पसंद आता है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी वो कैसे करी, मतलब आपका स्टार्टिंग फेज कैसा था और आपने स्टार्ट कैसे किया? देखिए, मैं मार्केट में जो आया था वो 2008 से आया था। ओके। तो अभी अगर देखेंगे तो 16 ईयर्स हो चुके हैं। 16 उस वक्त पे मैं जब ग्रेजुएशन 12th के बाद इस 9 में आया था, तो पहले तो मैं कॉलेज में था, राजधानी कॉलेज दिल्ली में। उसके बाद किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट कोई है, आप स्टॉक मार्केट में आके काम कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो 16 साल मुझे बाजार में हो चुके हैं, और मैं बाजार में आया कैसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा पता चला। वैसे हालांकि मेरी फैमिली में ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में था नहीं। अच्छा, आपने स्टार्ट करा ये? हाँ, एक्सीडेंटली बस मार्केट में आया। मैं मतलब किसी फ्रेंड को ड्रॉप करने गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बस कुछ लोग खड़े हैं, थोड़ी भीड़ है, लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने वहाँ पे जाके जैसे ऐसे चेक किया, तो वहाँ पे इसी तरीके की ऑडिट सॉफ्टवेयर उस टाइम पे चलते थे, लोग बाय सेल वगैरह कर रहे हैं। उस टाइम पे जो ट्रेडिंग की चीजें थी बहुत ही डिफरेंट होगी आज के टाइम से। आज के टाइम में और उसके टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली क्या था, पहले ऑफलाइन काम होता था। आज के टाइम में आते आपके फोन है, फोन में ही हमने ट्रेड वगैरह कर दिया। उस वक्त में सारा काम ऑफलाइन होता था। हाँ। सारा टोटली काम ब्रोकर का ऑफिस होता था। ब्रोकर के ऑफिस में जाके वहीं पे आप बाय सेल जो भी करना होता था वहीं पे करते थे। तो मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा काम तो ठीक लग रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पे किसी से बात करी, तो उसने बोला भाई इसका कोई कोर्स होता है, वो करना पड़ेगा। तो पहले कुछ दिन जाके मैं वहाँ बैठा, फिर जस्ट मैंने ऐसे ही कहीं पे कुछ सीखा, और उसके बाद थोड़ा मेरे को कहीं सब ब्रोकर के पास एक जॉब मिली थी। अच्छा। तो यहीं पीतमपुरा में, दिल्ली में ही, वहीं पे मेरे को कमोडिटी मार्केट में जॉब मिली, जिसमें मेरे को मेरी जॉब टाइमिंग मॉर्निंग में हुआ करती थी, मॉर्निंग से लेके रात को 11:30 बजे तक, जिसमें मैं कमोडिटी मार्केट में काम करता था। 1500 रुपये सैलरी पे मैं सीखा वहाँ पे सारा। अच्छा, आप तब तक इक्विटी पे नहीं आए थे, कमोडिटी में आपने स्टार्ट किया? हाँ, कमोडिटी में मैंने स्टार्ट किया था, और उसके वहाँ पे ही क्लाइंट्स वगैरह आते थे, उनके यहाँ पे बाय सेल करना होता था, डीलर की जॉब पे मैं तो वो सब कुछ ऑफलाइन होता था पहले? टोटली ऑफलाइन और सॉफ्टवेयर पे काम होता था। लाइक आपके अंडर ही होता था? कैसे आप भी रिकॉर्ड रखते थे? कुछ कंप्यूटर वगैरह में भी नहीं होता था, सिर्फ मैनुअली? नहीं नहीं, मैन्युअली तो नहीं है। कोई ट्रेड अगर आप करते हो तो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, जो ब्रोकर का सॉफ्टवेयर हाँ। होता था, तो ट्रेड वहाँ पे update डॉक्यूमेंट जो भी रिकॉर्ड होता था वहाँ पे रहते थे, मेंटेन रहते थे। तो जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो आपको मतलब बेसिकली आपने पर्सनली खुद की ट्रेडिंग करना कब स्टार्ट करी? मैंने बहुत लेट स्टार्ट करी थी, मैंने 2012 के आसपास स्टार्ट करी थी। रीजन उसका ये था क्योंकि पहले क्या पैसे ही नहीं होते थे। 1500 रुपए की जॉब थी मेरी, सैलरी थी वहाँ पे। अब 1500 रुपये मेरे घर पे भी देने हैं, और उसके साथ साथ मेरा कुछ ट्रैवलिंग का एक्सपेंस। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 16 साल हो चुके हैं इस बात को। तो फिर उसमें भी मेरा ये था कि भाई लगाने के लिए पैसे थे ही नहीं मार्केट में। तो फिर मैंने 2010 में मैं टेक्निकल्स में आया। 2009 में फिर मैंने उसके एक साल बाद मैंने रेनिगर में जॉब करी, डीलर की। फिर 2010 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखते सीखते मैंने फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। फिर 2011 में मेरे को टेक्निकल एनालिसिस की जॉब मिली। 12 में मैं अहमदाबाद चला गया, तो वहां से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी। तो आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी उसके बाद आज का 2024 है, तो आपको मार्केट में जो है चीजें चल रही हैं पहले कैसी होती थी और अब कैसी है, थोड़ा इस पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो?
देखो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग का स्टाइल पहले अलग था, आज के टाइम में अलग हो चुका है। एनालिसिस पहले अलग तरीके से की जाती थी, आज के टाइम में अलग तरीके से हो चुकी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले इतना ज़्यादा ना ऑप्शंस नहीं था लोगों के पास एजुकेशंस लेने का। जैसे अब क्या है, यूट्यूब वगैरह आपको पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाती, मल्टीपल वीडियोस। किसी भी आपको किसी चीज़ के बारे में भी जानना है, टेक्निकल्स के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, वो आपको पता चल जाता था। अब यहाँ पे क्या सीन है कि उस वक्त पे क्या था कि आपको पता ही नहीं था आपको इंस्टीट्यूट जाना है। जब मैं इंस्टीट्यूट में गया था टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ लाइन ही सिखाई गई थी, भाई ये लाइन लगाओ, इस लाइन के ऊपर जाएगा तो बाय, इस लाइन के नीचे जाएगा तो सेल। इंडिकेटर लगाते थे और इंडिकेटर इन्हीं चीज़ों के वो 20-25 हज़ार पे चार्ज कर लेते थे। बट आजकल यही सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाती है। हाँ जी। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हमको सुनने में मिलता है कि आजकल बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है कि आज स्टॉक्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, इंडेसेस हमारे सारे मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो पहले मैनिपुलेशन इतनी नहीं होती थी जितनी अब है, या क्या? होता सब कुछ था, हाँ। बट उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। आज के टाइम में अवेयरनेस है, बस यही फर्क है। होता सब कुछ। तो इसीलिए जो मैनिपुलेशन होती है हमको ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। पहले रोल्स जो थे सेबी के, और आज के टाइम में देखेंगे तो पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मतलब पहले से और अभी में चेंजेस तो बहुत सारे आए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपको काफ़ी टाइम भी हो गया, उसके बाद आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन-सा था? और उसके बाद आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो कह सकते हैं कि आपका बाउंस बैक या कुछ ऐसा कुछ तो आया होगा जो आपका होगा ऐसा? देखिए, जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी थी 2012 में, तो मतलब ज़्यादा फंड नहीं था। 6,000, 7,000, 8,000। कई बार क्या, मेरे साथ में जो रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे था, तो कई बार हम मिल के अकाउंट में ट्रेड करते थे। आधे पैसे उसके, आधे मेरे होते थे। अच्छा। तो हम ऐसे करते थे, जिसमें कुछ कंफर्मेशन दोनों की होती थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते थे। तो बनाया भी, बिगाड़ा भी, बिगड़ा हम ऐसे चलता रहा। बनाया, बिगाड़ा, कई बार ज़्यादा पैसे कमा लिए, फिर कहीं ट्रैवल करने चले गए, फिर आए, फिर लॉस हो गया। ये सारी चीज़ चलती रहती थी। उस टाइम में ऑप्शंस पे काम नहीं करते थे। कमोडिटी में होता था, या फिर इक्विटी एनएससी में होता था काम, कैश में होता था काम। बेसिक उस टाइम मार्जिन ज़्यादा मिलते थे। अच्छा। फिर उसके बाद 2019 में मेरा अच्छा बूम आया। 2009 मतलब वैसे 2019 तक मैंने जॉब करी है। लास्ट जॉब थी मेरी एडवर्ड फाइनेंशियल में, रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट में मैं वहाँ काम करता था। साथ-साथ मैं पढ़ाता भी था। 2011 से मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया भी है। ओके। दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में। ऑफलाइन? ऑफलाइन। अच्छा। ऑफलाइन ही पढ़ाया जाता था। बहुत जगह, बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। सैटरडे संडे में पढ़ाता ही था। मंडे टू फ्राइडे में रिसर्च की जॉब होती थी। क्योंकि होता क्या है, जब पढ़ाते तो खुद भी पढ़ते हैं। खुद भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर 2019 में मैंने सोचा चलो यार, जॉब वॉब छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, अब यूट्यूब पे फोकस तो करते हैं। ये बड़ा डिसीजन नहीं था कि जॉब छोड़ देना, उसके बाद आपको श्योरिटी है कि आपको, या आपका सेट हो गया था बैकग्राउंड? नहीं, एज़ ठीक है। सच बहुत ज़्यादा सैटरडे नहीं था, क्योंकि उस वक़्त में जो मेरी लास्ट सैलरी थी वो 30,000 के आस-पास थी, और सैटरडे संडे में जॉब करके कुछ पढ़ा दिया, मैं 10-15 हज़ार ऊपर से कमा लेता था। मतलब 85 एक हज़ार रुपए कमा लेता था। कमा लेते हैं। नहीं, मैं सोचा नहीं यार, एक काम करते हैं, अपना करते हैं, और इतना तो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल मेरा था वैसे तो जो आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। 12 से? हाँ, बट वो मेरा चैनल था, किसी और का चैनल था। अच्छा। तो 17 तक रेगुलर मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, 17-18 तक, और उस वक़्त पे 10,000 व्यूज़ आते थे, जो कि बहुत बड़ी बहुत बात ज़्यादा होती थी। होता है। उस टाइम पे तो हमारे इतने कुछ डाटा वगैरह की भी इतना नहीं होता था, नेट हमारे 100 एमबी मिलते थे, या कुछ हाँ, हाँ। 1 जीबी मिलता 15 था। के बाद थोड़ा-सा बूम आया, हाँ। ठीक है? और 15 के बाद लोगों ने वीडियो देखनी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद आपके पर्सनल यूट्यूब? हाँ, मतलब मेरा चैनल नहीं था, वो चैनल किसी और का अच्छा। था। उसके बाद क्या हुआ, फिर काफ़ी लोग पढ़ने भी आए दूर-दूर से। कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है वीडियो देख के, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद 70 में उनका चैनल हैक हुआ, फिर मैंने अपना चैनल बना लिया। फिर जब अपना चैनल बनाया, फिर उसके बाद 2 साल तक तो मेरे चैनल पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी। फिर एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी, आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर बनाई थी। फिर उसके बाद डिसीजन लिया कि भाई अभी जॉब छोड़ते हैं। अच्छा, ओके। तो आपकी एक वीडियो जो वायरल हुई, उसके बाद से आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़र मिल गया। हाँ, फिर मैंने रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ बनाई। फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मैंने उस टाइम पे एक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने 5 लाख से 24 लाख रुपए का प्रॉफ़िट किया था 2 महीने के अंदर-अंदर, वो भी इक्विटी कैश में काम करके, या फिर स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा बहुत काम कर लेता था। और फिर बाद में मार्जिन्स वगैरह बंद हो खत्म हो गए, हाँ। 20 के एंड में। तो जब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप 2 साल से यूट्यूब पे वर्क कर रहे थे, तो 2 साल तक आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, आप कह रहे थे यूट्यूब से कि बेसिक ही था। बट जब आपका फर्स्ट वीडियो ऐसे बूम हुई, जो ज़्यादा एक्सपोज़र में आई, तो उसके बाद आपकी फीलिंग क्या थी? लाइक क्या लगता है? क्या मोटिवेशन मिलती है, या क्या होता है? देखिए, क्या होता है ना, जब आप काम कर रहे हैं रेगुलर, क्योंकि उस वक़्त मैं डेली वीडियो नहीं बनाता था। आज के टाइम पे मेरी डेली वीडियो आती है। उस वक़्त मैं वीक में 1 वीडियो बनाता था, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता था। और फिर उस टाइम इतनी क्वालिटी भी नहीं थी वीडियोज़ में, हाँ। नॉर्मली ऐसी ही वीडियो बना दी। अब होता क्या है कि ना, जब बूम मिला,
जब एकदम से पहली वीडियो वायरल हुई और बूस्टअप मिला, तो वहाँ पे एक वो एक इंडिकेशन था कि भाई अब आपको इस लाइन में प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे 100% आपको देना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर हमने धीरे धीरे काम करा। तो उस वक्त पे बहुत चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और इतना कंपटीशन भी नहीं था यूट्यूब पे। हाँ। और नए नए लोग थे, उनको पढ़ाने में मजा भी आ रहा था, तो ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो आपसे जैसे कि आप सेबी रजिस्टर में एनालिस्ट हो, तो आपने डिसाइड कैसे किया कि आप सेबी रजिस्टर्ड करते हैं? क्योंकि बहुत सारे आप यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर देख सकते हो कि नॉर्मली काम कर रहे हैं, बट आपने डिसाइड किया कि आप सेबी रजिस्टर्ड हो, उसके बाद वर्क करो। तो ये डिसीजन आपका था या किसी ने आपको सजेस्ट किया? ये इस पे थोड़ा एक्सप्लेन। देखो, मैं वैसे 2015 से सोचा था कि मैं सेमी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बन जाता हूँ। मैं काफी टाइम से सोचा था, बट हुआ क्या कि इतना ज़्यादा ना प्रोसेस मेरे को पता नहीं था। फिर डिले होता गया। फिर 2024 में, मतलब इसी साल में, लास्ट ईयर नवंबर में मैंने प्लान किया दिवाली के टाइम पे कि यार मेरे को ना अप्लाई करना चाहिए। ओके। फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने एग्जाम्स दिए और क्राइटेरिया मेरा फुलफिल था, क्योंकि उसमें मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं वो। ओके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 16 इयर्स का था। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शो करा और मेरे को ईजिली तरीके से मैं अच्छा, आपको ज्यादा इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आई आपका? वैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से ओके। मेरे को easily- और जैसे इसकी आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इसका जो प्रोसीजर है वो कैसा होता है, और इस पे ये थोड़ा हार्ड है कि या हो सकता है, तो थोड़ा इस पे एक्सप्लेन करो कि जैसे किसी को और भी करना हो स्टार्ट, तो वो कैसे स्टार्ट करे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सबसे हाँ। पहले। फिर इसके बाद पीजी अगर आप हैं, अगर नहीं है तो फिर आपका 5 इयर्स का मिनिमम वर्क का एक्सपीरियंस ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट मार्केट में होना चाहिए आपको। मतलब ऐसा नहीं है आपको डील की या फिर हाँ। आरएम की जॉब है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको एक एनआईएसएम का एग्जाम देना पड़ता है। ओके। एग्जाम क्लियर अगर आपका होता है, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सीबी को भेजते हैं। और उसके बाद उसमें मतलब मान के चलो टोटल जो, अगर मैं एग्जाम क्लियर करने के बाद 3 महीने का टाइम तो आप लेके चलिए। ओके, तो जब आप सेमी रजिस्टर्ड हो गए, आपका रिजल्ट आया होगा, तो वो फीलिंग कैसी थी? देखो, रिजल्ट तो पहले बता दूं कि मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं हुआ था, ओके। सेकंड अटेम्प्ट में मैं पास हुआ। फिर पास होने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया। फिर बहुत सारी कॉल्स आई वहाँ से। मतलब ओके। इतना ईजी भी नहीं था, मैं कह रहा हूँ ईजी था बट ईजी नहीं था। कॉल्स आती थी वहाँ से, फिर उनको मतलब स्क्रूटनी होती है वहाँ पे सीबी में भी, तो मतलब काफ़ी चीज़ें क्वेश्चंस करते हैं, आपको उनका रिप्लाई देना पड़ता है। फिर मेल्स पे बात होती है, कभी कभार फ़ोन भी आ जाता है। तो जब उनको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है, इसको देना चाहिए, तो वो फिर अपने हिसाब से लाइसेंस दे देते। तो 18 मार्च को मेरे को लाइसेंस मिला था। अच्छा, ओके, इसी साल? हाँ, इसी साल। ओके। सो ये भी एक कॉन्फिडेंस तो आता ही होगा इसमें, बाकी स्टॉक्स रीड करने में, ट्रेड लेने में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता ही होगा कि मैं सेबी। मैंने अप्लाई क्यों किया सेबी के लिए, मैं उसका रीजन ये था क्योंकि वहाँ पे मैं चाह रहा था कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, अब देखो क्या था कि पहले वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे बट लोगों के पास ना टाइम नहीं था। टाइम। अब वो कहते हैं यार मैं तो जॉब पे हूँ, मैं इतना पढ़ ही नहीं सकता। अब जो एक्सपर्टीज आप में, आप इतना टाइम दे चुके हैं, वो सामने वाले में नहीं है, क्योंकि सामने वाले के पास काम और भी है। तो बस काम यही है हाँ। कि भाई तुम्हें सिर्फ तुम टेक्निकल हमारा कर रहे हो, profession। चार्ट देख रहे हो, आपका प्रोफेशन है। उसका प्रोफेशन है कि भाई वो जॉब पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने सोचा चलो उनको डायरेक्टली एडवाइस ही किया जाए। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि लोगों को डायरेक्ट एडवाइस करने के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, और उस लाइसेंस के अकॉर्डिंगली हमने टिप्स वगैरह, जो कॉल टिप्स वगैरह होती है, वो दोनों को देना स्टार्ट करी। हालांकि इसका रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, हाँ। पर ऐसे नहीं हमने कुछ भी दे दिया। इसका सारा रिकॉर्ड सीबी के पास जाता है। और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब आप एक ना कंट्रोल वे में काम करते हैं। हाँ, तो आप मतलब कुछ भी ऐसे लॉ को कुछ भी हार्म करके नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप फुल मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में ही रहते हो सभी के, आप हाँ जी, बिल्कुल ट्रैक करते हैं। ट्राई करके रखते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपको रिसर्च एडवाइस लेनी भी है तो आप लो उससे जो खुद से भी रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड। हाँ जी। तो आपका एक पर्सनली ओपिनियन क्या है, जैसे नॉर्मली फिन इन्फ्लुएंसर्स है और जो सेमी रजिस्टर्ड है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो आप शेयर करना चाहते हो? देखो, फिर इन्फ्लुएंसर की बात करें तो हम लोग भी वही हैं, बट ये है कि ना अभी कोविड के बाद ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग आए थे बहुत एकदम से, जिनको एक्सपीरियंस नहीं भी था। तो मैं कई लोगों को पढ़ाया, मैंने कोविड में लोगों को पढ़ाया। हाँ। ठीक है, वो कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस बोल के मार्केट में, वो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मतलब इस तरीके से। तो वो थोड़ा सा गलत था। बाकी ये था कि काफी लोग कोविड के बाद आए हैं, लोगों ने कोविड में सीखा, वो कोविड के बाद ही आए हैं, और उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। तो वहाँ थोड़ा सा इश्यूज थे, तो उन्होंने अप्लाई भी किया सीबी में। काफी लोगों को मैं जानता हूँ, तो इतनी इजीली उन्हें मिला नहीं लाइसेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया होता है सीबी का, फुलफिल करना पड़ता है के ऊपर। आपसे ये पूछना था कि जैसे काफी सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं बट वो सेमी रजिस्टर्ड नहीं, और सेमी रजिस्टर्ड जो है, उन दोनों में डिफरेंस क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या बेटर है या क्या होना चाहिए?
आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें? देखिए क्या था, इन्फ्लुएंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो खुद कोविड में है। हाँ। मैंने खुद को कई लोग कोविड में पढ़ाया है और जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो लोग भी आए, ठीक है, काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भी अब एक्सपीरियंस हो चुका है 4-5 साल का, तो वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बट ये है कि इन्फ्लुएंसर अभी आपको एडवाइस नहीं दे सकता, टिप नहीं दे सकता, क्योंकि आपको टिप उससे लेनी है जो जिसके पास लाइसेंस है। तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से डायरेक्टली टिप मत लीजिए। अगर कोई कहता है कि भाई मैं आपको टिप देता हूँ या मैं आपको करोड़पति बना देता हूँ, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंसर की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं इन्फ्लुएंसर जो अच्छी तरीके से भी काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से भी काम कर रहे हैं। कोई लग्जरी दिखा रहा है, कोई अपनी मर्सिडीज दिखा रहा है भाड़े की ली हुई, कोई सिस्टम के सामने नोट रख देता है बहुत सारे, लोग कहते हैं मैं डील इस तरीके से कमा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा गलत है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो साड़ियाँ पहन के ट्रेड कर रही है, हाँ। ठीक है, यहाँ नोट पड़े हुए हैं या 10 तरीके के। आप देखो मेरा सिस्टम देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये हाँ। सिस्टम है, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। बहुत ये तो नहीं है कि मैंने ऊपर दीवारों पे 10 तरीके की हाँ, स्क्रीन लगाई, कैश कैमरे लगाए। लगाए, ये बड़ा कैश लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूंगा, जो ढोल जितना खोखला होता है ना उतना ही मतलब आवाज करता है, हाँ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको इन्फ्लुएंसर को खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है, कौन ऐसा है जो नोट दिखा के लग्जरी दिखा रहा है, जो लगा को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। क्योंकि देखो वो सीधी सीधी बात है जी, जो ढोल जितने खोखले होते हैं उतने ही शोर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा उन लोगों को सर्च करना पड़ेगा जो जेन्युइन है मार्केट में, जिनको टाइम हो चुका है, तो ये इन लोगों को ही जज करना पड़ेगा। जैसे हमने भी देखा था कि कोविड जब आया था उसके बाद से बहुत ज्यादा एक वॉल्यूम आ गया था मार्केट में, लाइक बहुत लोग स्टार्ट हो गए थे। बट अब जैसे देखने को मिलता है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है। तो इसका रीजन क्या है, और ये क्या आपको क्या लगता है, ये हुआ था या आगे क्या होगा, और इसके बाद इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा, कि लोग आएंगे या कम होंगे, वॉल्यूम आएगा या कम होगा? इसके ना 2 रीजन थे। सबसे हाँ। पहले तो जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद सबसे पहली बात कहते हैं लोगों के पास कुछ था नहीं करने के लिए, एक ही चीज थी, वो अपन वो थी भाई स्टॉक मार्केट। लोगों को पता था भाई स्टॉक मार्केट है, और उस टाइम के स्टॉक मार्केट वीडियो वायरल भी बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ। वो वीडियो बना रहा है सारी कि घर बैठ के पैसे घर बैठ के पैसा कमाओ, घर बैठ के डेली 10,000 कमाओ। तो आपने सीधा इमोशंस पे अटैक कर दिया ना लोगों के। तो वो कह रहा है अभी काम करने के लिए कुछ है नहीं, ये सीधा घर बैठ के 10,000 रुपये कमा रहे हैं। और वो सीधा क्या होता है, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोले, तावा तोड़ एक और तोड़ा अकाउंट खोले। अब क्या होता है, लोगों ने पहले एनएससी में इक्विटी कैश में काम करना स्टार्ट किया कोविड के बाद। उसके बाद इन्होंने क्या करा बाद में कि भैया मार्जिन बढ़ा दिए। हाँ। अब मार्जिन बढ़ाए तो फिर क्या हुआ, लोग ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब स्टॉक ऑप्शंस में जो कन्वर्ट हो गए तो फिर वहां से भी नई वीडियो बनने लगी कि मैं 10,000 से 1 लाख कमाओ, जीरो टू हीरो ट्रेड, ये ट्रेड वो ट्रेड। तो लोगों ने ना ऑप्शंस में ज्यादा काम करा, फिर उसको लोगों को जब ऑप्शंस में ज्यादा नुकसान हुआ तो लोग जितनी स्पीड से आए थे उतनी स्पीड से बाहर हुए। हाँ, तो यही है कि अब थोड़े जैसे आप देख रहे हो ये डाउन, मतलब कि डाउनफॉल ही एक तरह से स्टॉक मार्केट वॉल्यूम, तो लोग तो कम हो गए हैं। तो इसके आगे का फ्यूचर क्या है, कि लोग आ सकते हैं या नहीं आएंगे, या इसका? लोग आ सकते हैं, देखो अब लोग एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन अगर अच्छी तरीके से लेते हैं, थोड़ा ऑप्शंस को ठीक तरीके से समझे। ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में बाइंग ऑप्शन बाय करके ही पैसा बनता है। स्ट्रेटजी थोड़ी सीखे, स्ट्रेटजी बेस्ड अगर काम करेंगे, और एब्सोल्यूट प्राइस की जगह अगर आप रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली काम करें, कि भाई अगर मैंने किसी ट्रेड में 25 मेरा मार्जिन 25,000 रुपए का है, मेरे को इस ट्रेड में 25,000 रुपए का मार्जिन यूज हो रहा है, मेरे को 2,500-3,000 रुपए ही बचेंगे इसमें। 10% या फिर 1,000 रुपए 5% बचते हैं, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, मतलब जो भी है रिटर्न्स पे कैलकुलेट करिए, 2% 3% के रिटर्न्स में अगर वो काम करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा आगे मतलब उनकी जो जर्नी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। बट अगर आप सीधा ही 10,000 रुपये लेके आए और सोचे कि 10 की 20 कर लूंगा, 30 कर लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट गलत है। माइंडसेट गलत होगा, और वो एक तरीके से सट्टेबाजी होगी। तो ये माइंडसेट के लोग बाजार से जल्दी बाहर हो रहे हैं। तो आपको जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का है, उसके आने वाले 5 साल 10 साल में आपका इसका फ्यूचर क्या लगता है, कि कैसे ये ग्रो करेगा, कैसे कितना ग्रो कर देखो सकता स्टॉक मार्केट तो ग्रो करेगी करेगी। है? हाँ। हालांकि अगर अभी बात करेंगे तो मैं कुछ पढ़ भी रहा था कि भाई कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये बबल है, बबल ब्लास्ट हाँ। है। अगर आप देखेंगे तो पी जो है वो 50 के ऊपर जा चुकी है, ठीक है, और कभी भी बाजार में क्रैश देखने को मिल सकता है। बट अगर आप देखेंगे तो इंडिया कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और मुझे लग रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट में हमारा अच्छा करेगा। आप इन्वेस्टमेंट करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और जो नए लोग हैं जिनसे ट्रेडिंग नहीं होती, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप SIP करिए, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट का ही पार्ट है। तो आप भी किसी न किसी वे से मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसे एक मेरे को न्यूज़ वगैरह या ऐसे मेरे को स्टडी करने पर एक सामने आई थी मेरे, और मेरे को ऐसे सुनने में आई थी कि जैसे अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूड है, इसमें रिटेलर्स बहुत ज्यादा है, इनका रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है जैसे आजकल चल रहा है। तो कह रहे थे कि अगर ये कोई ऐसा बबल और ये थोड़ा बर्स्ट भी हुआ, तो इंडियन रिटेलर्स निकलेंगे तो कुछ ज्यादा बड़ा पैनिक आ सकता है कि इंडियन रिटेलर्स ज्यादा इन्वेस्टेड है मार्केट में, ऐसा कुछ
पहले जो कंट्रीब्यूशन था एफआईएस का था, हाँ अब आप देखेंगे तो एफआईएस के इतना कंट्रीब्यूशन ना भी होने के कारण बाजार अपने हिसाब से चलता है। एफआईएस से ताबड़तोड़ से आई पर ही बाजार अगले दिन ऊपर है। हाँ पहले क्या था, इससे पहले एफआईएस के ऊपर था, हाँ लोग एफआईएस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, बट अब रिटेलर्स के ऊपर, जो नॉर्मल रिटेलर्स है उनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है। अब देखो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि कभी भी बबल है, कभी भी बस्ट हो सकता है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप टेक्निकल चार्ट पर फोकस करिए। टेक्निकल चार्ट में एक चीज बोली जाती है कि बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। ओके। तो चार्ट आपको बता देगा कि कब ब्लास्ट होने वाला है, और उससे पहले आप वहां से बाजार से एग्जिट हो सकते हैं। अब ऐसे करेक्शन तो एक तरह से हेल्दी भी माना जाता है कि करेक्शन तो आना चाहिए भी। हाँ, बजट वाले टाइप पे करेक्शन आया था, लोगों ने बाय करा था, और वहां से देखो कि बाजार फिर डबल तेजी से ऊपर गए। तो करेक्शन में अगर आप लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और टॉप पे भी अगर आपको सेल करना है, पोजीशन से एग्जिट करना है, तो चार्ट आपको सब कुछ बताए। तो जैसे ये है कि रिटेलर्स कह रहे हैं कि रिटेलर्स इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है ये? रिटेलर्स क्योंकि कभी कुछ आया तो जैसे पोजीशन कटेगी तो सारे रिटेलर्स निकल जाएंगे, तो कुछ ज्यादा वो मार्केट को मतलब अफेक्ट कर सकता है। देखो इतना ज्यादा इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, बट ये है कि अभी जो सबसे बड़ा, जो अभी सीबी का भी एक मैंने कहीं पढ़ा था, उसका भी एक मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि रिटेलर्स को स्मॉल कैप में थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। ओके। क्योंकि लोग ना स्मॉल कैप में ज्यादा इंटरेस्टेड है और मिड कैप में, वो लार्ज कैप की तरफ कह रहे हैं। अब स्मॉल कैप की कंपनियां वो होती है जो इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का होता है। मिड कैप होता है जो 5,000 से 10,000 करोड़ के आसपास होता है, 20,000 करोड़ के आसपास होता है, 20,000 करोड़ से ऊपर जो होता है वो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज होती है। हाँ, वो ये कहते हैं लार्ज कैप में काम करो। अब ओके। स्मॉल सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वो सोचते हैं भाई स्मॉल कैप कंपनी है, रेट 50 का 200-300 वो मल्टी बैगर सोच के वो उसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो देखो, वो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो कई बार क्या निफ्टी की ट्रेंड के अगेंस्ट चलती है, और वो बढ़ता भी उस तरीके से, गिरता भी उस तरीके से। तो वहां पे ना मेरे हिसाब से स्मॉल कैप की जगह आप लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हो गए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और वहीं पे अगर क्रैशन भी होते हैं तो उसको आप एवरेज करके बाय कर सकते हो। एवरेज करके, लाइक एक बारी में क्वांटिटी ना ले, थोड़ी थोड़ी करके ले। हाँ, अगर ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, जैसे हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारे न्यू लोग आ रहे हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, तो जैसे ऑप्शंस का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो कोई मार्केट में किस तरह से हम पैसे कंसिस्टेंट बना सकते हैं, कम बना सके बट बना सके? ऑप्शन सेलिंग से, ऑप्शन सेलिंग डिकेड नहीं, स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ Strategy. पहले बोला था कि भाई अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, हेजिंग करते हैं, Okay. बहुत सारी स्ट्रेटजीज है मार्केट के अकॉर्डिंगली, बुल कॉस्ट स्प्रेड, किल कॉस्ट स्प्रेड, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या है कि आपने जितना पैसा बाजार में लगाया है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक रिटर्न मिल जाएगा। Okay. आप ये मत सोचो कि मैं 25 के 50 कर लूंगा, आप सोचो कि 25 के वजह 1,000 2,000 भी अगर आप कमा रहे हैं, आप एक रिटर्न ले रहे हैं, बट उसमें क्या है कि आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ, तो रिस्क कम हो, की ज्यादा होता है। हाँ, विनिंग की ज्यादा हो जाती है। तो जैसे हम, और अगर मान लो कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, क्योंकि बाइंग का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, ऑप्शन बाइंग का, हाँ, तो बाइंग से क्या पैसे बन सकते हैं, कंसिस्टेंट बन सकते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? बाइंग से देखो, मैं बायर भी हूँ। हाँ मैं ऐसा नहीं कि बाय नहीं करता, मैं बाय भी करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी देता हूँ बाय की। जैसे आज हमने निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय कराया था, प्रॉफिट निकलवा के निकलवा दिया, बट वो हमारा टेक्निकल चार्ट के बेस पे रहता है। हाँ जैसे हमने एक छोटी सी कॉल दी थी यार, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज हमने कॉल दी थी, यहाँ पे वैसे चार्ट दिखाऊंगा। एक शूटिंग स्टार बैठ अंदर 15 मिनट के चार्ट पे बना था, ओके 24,638 पे। तो यहाँ पे हमारा एक चैनल चार्ट एनालिसिस के नाम से पब्लिक चैनल है, और हमने जो मतलब हमारा जो हमारा एडवाइजरी चैनल है, वहाँ पे हमने डायरेक्टली पुट बाय करा दी थी इसकी। ओके अब उसके बाद क्या हुआ, अगर हम ये देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इधर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉल दी थी वो मैंने यहाँ पे दी थी, यहाँ पे। 24,638 हाँ, 24,638 के आसपास। ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, 15 मिनट के चार्ट पे जो बना था। ये शूटिंग स्टार पैटर्न था। उसके बाद इसने लो बनाया है कितना, 24,504 का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की गिरावट हमें यहाँ पे क्या है देखने को मिली है। और ऑप्शन बाइंग्स पे 120 पॉइंट्स में मतलब और ये दो कैंडल में तो मतलब अच्छा खासा पैसा वहाँ बन जाता है। तो मतलब जो प्रीमियम जो था, 0 to 0 ट्रेड किया था, एक्सपायरी भी निफ्टी की, तो वहाँ पे जो पुट थी जो मेरे ख्याल से 40 रुपए के आसपास की, उसका हाई जो था वो फिर अच्छा खासा मतलब 120। तो जिसको भी उमेश भाई के साथ काम करना है, आप, मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स, आप वहां से इनको ज्वाइन भी कर सकते हो, और ये सभी रजिस्टर्ड भी है, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा ये। तो इसी तरीके से वो निफ्टी बैंक, तो जैसे हम ऑप्शंस की जो कॉल देते हैं वो 15 मिनट के चार्ट पे देते हैं, और चाहे स्टॉक ऑप्शन हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो। अगर हम यहाँ देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम हमने कॉल दी थी, सेम वही कॉल। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था,
15 मिनट के चार्ट पे बेरिश अराइमी पैटर्न इसके अकॉर्डिंगली दिया था। तो यहाँ से सेलिंग जो बनी थी, तो हमने वैसे जो दिया था 52,000, जब इसका प्राइस चल रहा था 550 के आसपास, और लो जो इसने बनाया आज तो बनाया 300, और यहाँ पे देखेंगे 52,185 के आसपास का इसने लो बनाया। तो जो टारगेट से इंट्राडे में तो हाँ, मेरा यही कंसर्न था पूछने का आपसे कि ऑप्शन बाइंग से हम कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। हाँ, ऑप्शन बाइंग से देखो मैं ये नहीं, देखो बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि बाजार जो होता है उसमें मोमेंटम नहीं होता, बाजार बिल्कुल स्लो हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो फिर पैसा नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, हम तो अपने टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली 15 मिनट के काम चार्ट पे इसलिए काम करते हैं ताकि छोटा स्टॉप लो तो छोटा टारगेट हो। एटलीस्ट समझ ये जा रहा है कि भाई निफ्टी में कोई ट्रेड करा तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे तो मिल जाए, ठीक है। अगर इतना भी नहीं लेगा बाजार, 10-20 पॉइंट पे रहेगा, तो फिर तो भैया नुकसान होता है। तो मतलब हमको अगर ऑप्शंस पे काम भी करना है तो हमको अडेप्ट होना पड़ेगा। लाइक अगर मार्केट कुछ फेज आता है कि कभी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो हमको ऐसे अडेप्ट करना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग कर लिए, बाइंग वाला मार्केट है, सेल कर लिया, मतलब ऐसा ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, ठीक है, बट उसके लिए एक्सपर्टीज आपको अलग चाहिए, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करना आना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। हालांकि जो मैंने ट्रेड करा था 0 to 0 ट्रेड, यानी कि 40 रुपए का प्रीमियम था, तब भी हमने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चला है। चलिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो होने का वेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम टारगेट्स वगैरह भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम भी करते हैं, और जूनियर निफ्टी बैंक निफ्टी में आप स्टॉक ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं, तो इनके लिए अभी जैसे काफी मार्केट कहते हैं ओवर वैल्यूड है, तो इस टाइम पे मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना सेफ है या थोड़ा वेट करेंगे कुछ एक करेक्शन आए उसके बाद हम ट्रेड करें? देखिए, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं अभी इस रेट पे तो आप बाइंग कर सकते हैं उसमें। अगर उसमें थोड़ी करेक्शन भी आती है तो उसको एवरेज करके चलिए, एवरेज कर सकते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैं बाइंग करके चल रहा हूँ। अगर करेक्शन आती है तो मैं उसे और खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा टारगेट उसमें दिखने हैं। कि एट द एंड 1-2 साल में अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ऊपर ही जाएगा। हाँ, ऊपर ही जाएगा। सो जैसे अब बहुत ही हमारे क्लोज बजट डे भी है, तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या से है कि कैसे क्या हो सकता है, बजट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है मार्केट के लिए, या हमको थोड़ा मार्केट को थोड़ा हार्म कर सकता है? देखो, क्या है ना कि अभी बजट से पहले बहुत सारी वीडियोस वगैरह बन रही थी, कोई कह रहा है कि भाई ऑप्शंस पे ये जो मार्जिन बढ़ने वाले हैं, कोई कहता है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाली है, बाइक बंद होने वाली है, कोई कहता है भाई इसमें बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि भाई जिस दिन बजट आएगा उसी बजट वाले दिन ही डिसाइड करेंगे क्या होना है क्या नहीं है। पहले से ही हवा बना। अब बहुत ज्यादा बन गई है तो उससे क्या होता है कि एक डर फैल जाता है बाजार में कि भैया डर फैल रहा है। तो मेरे हिसाब से बजट वाले दिन ही देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और हो सकता है कुछ बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है। और यहाँ बात करें कि भाई ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी कहीं लोग कह रहे हैं कि बंद हो जाएगी, मेरे को देखो अभी ऐसा कुछ मेरे को तो लग नहीं रहा है। बाकी जिस दिन बजट आएगा तब देखेंगे। हालांकि जब इवेंट आता है तो इवेंट वाले दिन बाजार कैसे रिएक्ट करता है, बाजार थोड़ा वॉलेटाइल होता है। हाँ, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा रिस्क की वजह से थोड़े पीरियड्स आपको महंगे मिलते हैं, और उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता जितना बेनिफिट आपको होना चाहिए। बाजार अगर स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली भी चलता है तो प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ते, चाहे आप पुट बाय करो चाहे कॉल बाय करो। तो आप ऑप्शन थोड़ा अवॉइड कर चल सकते हैं, आप इक्विटी में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और अगर आपको लगे तो फ्यूचर में काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा छोटे स्टॉप लॉस से। जैसे थर्सडे है आज और हमारा बजट डे आने वाला है ट्यूसडे को, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कुछ प्लान किया या जो होगा वो विद द फ्लो आप उसी टाइम में देखो? देखो, प्लान कुछ नहीं होता। अगर आप सोचो कि मैं उस टाइम ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बाजार आपकी न्यूज़ नहीं चला तो आपकी सारी प्लानिंग तरीके धीरे रह जाती है। देखो, तो क्या होता है कि ऐसे इवेंट्स हमने बहुत सारे देखे हैं, तो वो विद द फ्लो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली चलो। मेरा तो सीधा एक मानना है कि भैया मैं हूँ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं जो रिटर्न चार्ट दिखाएगा, जो चार्ट दिखाएगा उसके हिसाब से चलूंगा। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर बाजार कई बार ऐसा होता है कि बीच कैंडल बनी, हाँ, आपने कहा तो बीच देता हूँ, एक तरफ से देखा नेक्स्ट कैंडल को लीव बन गई, स्टॉप लॉस कट गया, तो मैं इस तरीके से नहीं चलता। बेटर ये है कि भैया देखो, ट्रेड करने के लिए बहुत सारे दिन हैं, आगे भी बहुत सारे दिन आपको मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, ऐसे बहुत सारे क्योंकि बट ये है कि आप किसी इवेंट के चक्कर में सारा पैसा उसी दिन मत लूज कर दो, ये जो पाने का टाइम हो तो पैसा ही ना हो आपके पास। क्योंकि जैसे अभी बजट डे आने वाला है, अब आप देखोगे यूट्यूब और इंस्टा पे इसकी एक हाइप बन जाएगी कि ऐसा है, ये प्लान करो, ये स्ट्रैटेजी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो इसमें से यही आपको इनके उनके लिए क्या बेटर रहेगा, एक उनके बेटरमेंट के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मेरे हिसाब से ये है कि ना आप बजट वाले दिन ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, और आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलो। आप अपने लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखो कि भाई ये लेवल्स के ऊपर बजट जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा और मेरे ये स्टॉप लॉस होगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। आप लाइव मार्केट में देखो तो लाइव मार्केट में भी कई बार पैटर्न्स बनते हैं, तो लाइव मार्केट में नजर रखो, क्योंकि क्या है कि बजट वाले दिन बाजार दोनों साइड मूव करेगा।
और बाजार दोनों साइड मूव करेगा तो ऑप्शन बायर की पिटाई होनी है, चाहे वो कॉल खरीदेगा तो पिटाई होनी है, पुट खरीदेगा तो पिटाई हो सकती है। डायरेक्शन लेस अभी बाजार काफी कुछ दिनों से डायरेक्शन लेस है, और डायरेक्शन में बाजार जाएगा तो पैसा बनेगा, दोनों साइड डायरेक्शन लेगा तो दोनों तरफ आपकी पिटाई हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा फोकस करो भाई टेक्निकल चार्ट्स पे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलो। अगर आप बाइंग भी कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, तो मान लो छोटा बहुत प्रॉफिट भी आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके चलो, वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस भी आएगी कि सी ले लो, पी ले लो, दोनों ले लो, एक तरफ तो मार्केट फटेगा। ये सब स्ट्रैटेजी जब आप देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि ये सब क्या है? सबसे ज्यादा जो बात करते हैं वो करते हैं राउंड स्ट्रैंगल स्ट्रडल की। भाई स्ट्रडल खरीद लो, हाँ, ठीक है। स्ट्रडल मतलब होता है एक ही स्ट्राइक की कॉल पुट खरीद लेते हैं, सबसे ज्यादा बात होती है। मगर उस टाइम देखो ना प्रीमियम कितने महंगे हैं। हाँ, अगर आपने एक ही साइड की कॉल पुट खरीद भी लिया बाजार में, बट नहीं हुई है, बाजार में हुई भी, बट बाजार ऊपर गया वापस नीचे आ गया, नीचे गया वापस ऊपर आ गया, एक रेंज में बंद हो गया बाजार, तो वहां पे तो चीटा बहुत जल्दी टिके होगा। ऑप्शन ज्यादा पैसा कमा लेगा इस केस में। हाँ, ऑप्शन सेल होगा, प्रीमियम ऑलरेडी महंगे मिल रहे हैं। हाँ। आप स्ट्रेटेजी बना के काम करो, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप नेकेड काम करोगे तो फिर थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो लोग बात करते हैं कि वो स्ट्रडल खरीद लो, स्ट्रडल खरीद लेता हूँ, कोई कहता है जी स्ट्रडल बेच दो, कोई कहता है जी लॉन्ग स्ट्रैंगल खरीद लो, कोई कहता है लॉन्ग स्ट्रैंगल बेच दो। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, बट मेरे हिसाब से आप अपने दिमाग से जो लग रहा है आप वो करो। अगर आपको ट्रेड बनाना भी है, आप स्टॉक ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। स्टॉक ऑप्शन में भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हो, क्योंकि क्या है ना, देखो अब हमारे साथ ना रिटेलर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी एडवाइज ही करता हूँ, तो हमारे पास भी निफ्टी बैंक निफ्टी में गाओ, निफ्टी बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी कर ली उन्होंने। भाई कहते हैं डोंट बाय विद योर स्टॉक्स। भाई सीधी सीधी बात है यार, ऑप्शन इतने सारे है ना। आप रिलायंस में काम करो, रिलायंस में पैटर्न बनेगा, उसको ऑप्शन खरीद लो। आप आईटीसी देख लो, इतने सारे स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं पैटर्न मिलता ही मिलता है, ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, तो आप स्टॉक ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हो, बट वही कहते हैं कि नहीं मैं निफ्टी में तो 100 क्वांटिटी ही खरीद लूंगा, बट ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शन नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से लोगों की को थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से लोगों को पैसे का मतलब होना चाहिए, ये मतलब नहीं होना चाहिए कौन सी स्क्रिप्ट दे रहा है, मतलब होना चाहिए उन्हें पैसा मिल रहा है। तो अगर ये अप्रोच रहेगी तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। तो बेसिकली हम स्टॉक्स ऑप्शंस पे भी इनको डाइवर्ट होना चाहिए सब, अभी और होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो 10-10, 20-20 हज़ार लेके, स्मॉल रिटेलर्स जो नॉर्मल नए ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्राई नहीं करते कि स्टॉक्स ऑप्शंस करो, क्योंकि एक तो उसमें हो जाता है कि इंडेक्सेस में क्या है कि तुमको दिख रहा है और वॉलेटाइल है, तुमको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बट स्टॉक ऑप्शंस में क्या है कि आपको पर्टिकुलर सारे स्टॉक्स में कभी वॉलेटाइल नहीं होगा। आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में आज वॉल्यूम है। तो शायद इसीलिए भी ये रीजन हो सकता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, और एक ना स्टॉक ऑप्शन में सबसे बेनिफिशियल पार्ट क्या है, क्योंकि डायरेक्शन में चल जाता है वो। हाँ, ब्रेकआउट होगा डायरेक्शन में चलता है, मैंने कई बार नोटिस किया है। और डायरेक्शन में बाजार चलता है तो आपकी रेट्स आ जाते हैं। हाँ, आपने जो 5 रुपए का प्रीमियम बाय करा वो 7-7.5 रुपए तक चल जाता है, आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हो। तो मेरा जो पैसा बना था जब मैंने काम किया था कोविड टाइम पे, जो मैंने सीरीज बना के 5 लाख से 24 लाख करे थे, वो स्टॉक ऑप्शंस में करा। ओके। एनएससी में कैश में तो करा ही था, मार्जिन ज्यादा थे, स्टॉक ऑप्शंस में ज्यादा करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत कम करता था उस वक्त मैं। तो जैसे आपको भी काफी टाइम करते हो, आप पर्सनली भी ट्रेड करते हो, तो आप कुछ कुछ ऐसे डेज होंगे जो आपके लाइफ टाइम के बेस्ट डेज होंगे, आपको हमेशा अभी मेमोरेबल होंगे कि लाइक ये डेज सबसे बेस्ट थे मेरे लाइफ के ट्रेडिंग से रिलेटेड। देखो वैसे तो बहुत सारे डेज थे, बट लास्ट ईयर क्या करा था, लास्ट ईयर की बात बताता हूँ। मैंने एक सीरीज बनाई थी अगस्त में, 50,000 से मैंने स्टार्ट किया था कि स्टॉक मैं इंडेक्स में काम करूंगा ऑप्शन बाय करके। ओके। तो वो 50 की एक हुई, फिर 70 रह गए, फिर 50 रह गए, फिर 40 रह गए, ऐसे चल रहा था डेली पर। भाई आज प्रॉफिट इतना हुआ, इतना लॉस हुआ, ऐसे ऐसे करके वीडियो बना रहा था। अब मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता। और उसके बाद मेरा फंड 1 लाख के आसपास हुआ। फिर 1 लाख के आसपास हुआ, फिर ना एक ट्रेंड बना, बाजार मुझे लग रहा गिर सकता है और अच्छा खासा गिर सकता है। मैंने पुटे खरीद ली एट द की वीकली एक्सपायरी की। मैंने फ्राइडे को खरीदी थी और बाजार पूरे हफ्ते गिरा। अच्छा, बाजार फ्राइडे को गिर के बेसिकली कब का टाइम हो सकता है या एग्जैक्टली ये मैं बता रहा हूँ कि अगस्त एंड सितंबर के आसपास की बात है। ओके, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की अगस्त एंड की बात बता रहा हूँ, शायद अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक। और उसमें मैंने क्या करा, पोजीशन बना के मैं होल्ड कर लिया। मैंने कहा काटे दी थी पोजीशन, तो बाजार गिरता रहा। वो मेरा जो एट द मनी था वो इतना मनी में कन्वर्ट हो गया, और जो प्रीमियम है वो जो ऑप्शन था वो फ्यूचर बन गया एक तरीके से। अच्छा, ओके। ठीक है, डेल्टा 0.9 हो गया उसका, हाँ, डेल्टा 9 हो गया तो बाजार गिरता रहा। मैंने पूरे 4,24,000 में कर दिया, 1 लाख से 1 लाख से 50,000 से। 50,000। वो एक हुए थे, धीरे 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 हुए थे, एक ही ट्रेड, एक तो ही जब 4 दिन में 4.5 लाख हो गए। जैसे हम ये भी देखते हैं कि लॉस पे लोग होल्ड कर लेते हैं, बट जब प्रॉफिट होता है तो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। तो इसमें जैसे आपका माइंडसेट था कि आपने इतना प्रॉफिट होने के बाद भी आप बुक नहीं कर रहे थे, आपने
होल्ड किया, तो इसमें माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए माइंडसेट तो है ही, बट प्रोस तो पॉजिटिव होनी चाहिए। बट उस टाइम क्या था, मैंने मल्टीपल चीजें देखी थी। ओके। मैंने डबल टॉप पैटर्न देखा, मैंने शूटिंग स्टार पैटर्न देखा, मैंने डाइवर्जेंस नेगेटिव देखी, मैंने सुपर ट्रेंड से प्रॉफिट राइट करा, तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। जब एक बार होता है ना कि जब कंफर्मेशन चार्ट पे आपको हाँ। हर तरफ से मिल रही है, चार्ट पैटर्न भी बोल रहा है, इंडिकेटर से बोल रहा है, कैंडलस्टिक भी बोल रहा है, और हर बंदा चीख चीख के बोल रहा है कि भाई यहाँ से गिरना ही गिरना है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन। कंफर्मेशन से फिर मैंने कहा पोजीशन होल्ड करी। तो ये कंफर्मेशन हमेशा हर जगह से नहीं मिलती, तो उस टाइम हम थोड़ा जल्दी और इस कंफर्मेशन के लिए थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, मार्केट में टाइम देना ज़्यादा चाहिए और तुमको नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ, जैसे बताया था कि 16 साल हो चुका था, ऐसा मैंने कई बार देखा था। तो इस बार भी हुआ, ट्रेंड बना लिया। क्योंकि जैसे नॉर्मल लोग होंगे वो तो जैसे 1 लाख के व्यूज़ के 20-30 हज़ार होंगे वो तो कट कर ही लेगा। तो इसीलिए। तो अब थोड़ा ट्रेडिंग से जाके अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने देखा कि आपको बाइकिंग भी पसंद है, आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है। तो ये कहीं न कहीं ट्रेडिंग में आपको हेल्प करता है? देखिए क्या होता है ना कि अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको मानसिक तौर पे बहुत फ्री होनी चाहिए। आपके दिमाग में ट्रेडिंग 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 नहीं होनी चाहिए, आपके पास लाइव मार्केट है। ओके। अब मैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी पे बैठा हूँ, मुझे पता है मैंने अब 2 ट्रेड करे थे, सही हो गए, अब मैं आराम से बैठा हूँ। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मेरा जो रूटीन है, अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा, आप जैसे आप भी फिटनेस फ्रीक हो, मेरा भी सीख ऐसा ही है कि फिटनेस फ्रीक हो, तो क्योंकि क्या होता है ना कि जितना भी स्ट्रेस है वो जिम में जाके निकल जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है। फिर ट्रैवलिंग का शौक मेरे को इसलिए क्योंकि पहले मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल करा नहीं, पहले मैंने बसों में ट्रैवल करा है। हाँ, बसों में जैसे पहले उस टाइम पे इनिशियल स्टेज में मैं बसों में ज़्यादा ट्रैवल किया, स्टडिंग स्ट्रगलिंग टाइम पे। फिर अभी क्या है, जब मैंने एक जगह ट्रैवल करा तो फिर मेरे को शौक पड़ गया कि भाई ट्रैवलिंग क्या है कि अब नए-नए लोगों से मिलते हैं, आप नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारा काम ऐसा है कि हम किसी भी कंट्री में जाके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, तो और आपको लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो यही करता हूँ मैं, बहुत ट्रैवल करता हूँ। बाइकिंग का भी अभी शौक है मेरे को, कभी-कभार मन होता है तो कहीं चले गए, घूमने चले गए। तो मेरे हिसाब से जितना फ्री रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, तो ये उतना बेटर आपकी ट्रेडिंग होगी। लाइक आपके माइंड ऐसे स्ट्रेसफुल नहीं रहता तो आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। बिल्कुल, डिसीज़न चले सकते हो आप। तो जैसे कि आप फिटनेस में भी हो, हमने बात करी, तो फिटनेस और आपकी जिम ने ट्रेनिंग पे क्या इफेक्ट डाला? लाइक आप डेली जाते हो या कैसे? थोड़ा इस पे एक्सप्लेन करो। और हेल्दी रहना, थोड़ा अपने फिजिकली फिट रहना भी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो क्या होता है ना कि हमारी जो जॉब है वो स्ट्रेस के साथ है। स्ट्रेस हाँ। बहुत है हमारी जॉब में। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस है, प्रॉफिट है, क्या चीज़ है। तो स्ट्रेस रिलीफ का होगी आपकी। वो ट्रेडिंग के बाद आप 3, 4, 5 बजे तक, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप सोचते रहेंगे, उसके बाद आप घर पे रहेंगे, आप इधर-उधर जा रहे हैं। और क्या होता है कि ना, देखो लोगों की ना हैबिट भी खराब हो जाती है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जो शाम होती है वो बोतलें खोल लेते हैं, हाँ। ठीक है, इधर-उधर जा रहे हैं। तो ना आप जब इवनिंग में या मॉर्निंग में भी जिम जा सकते हो। जैसे मैं इवनिंग में जाता हूँ, तो ये है कि एक तो गलत आदतों से आप बच, हाँ, सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि आपके जितने भी स्ट्रेस है वो रिलीफ होते हैं, मेरे को लगता है जिम में वर्कआउट करते हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, सब एक ही कैटेगरी में। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि ना, जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अब रात को फ्री है, कुछ करने के लिए आपका माइंड है, तो वही सोचते रहोगे कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, आज इतना लॉस हो गया, आज वो हो गया, तो वो चीज़ें ना कहीं न कहीं सही नहीं होती। तो जितना आप स्ट्रेस रिलीव करोगे अपने अपने ऊपर, उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत बेटर रहेगी। आप खुद ही मोटिवेट होते रहोगे, क्योंकि मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन ज़्यादा होता है, बाहर से नहीं मिलता। ओके, जैसे कि हम बार एक मेरे को आपसे क्वेश्चन था, जैसे कि काफ़ी सारे ट्रेडर का एक फेज़ आता है, जिसमें वो कंटिन्यूअसली लॉसेस करता है, उसकी एक स्ट्रीक चलती है। तो उसमें हमको कैसे बाउंस बैक करना चाहिए? क्या माइंडसेट होना चाहिए? इसमें आपसे मैं जानना चाहूँ क्योंकि आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो। तो इसमें एक माइंडसेट क्या होनी चाहिए जो कि काफ़ी सारे लोगों को आई आई होप कि हेल्प करेगी? तो आप उस बारे में थोड़ा बताओ। देखिए क्या होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है हाँ। कि भाई पूरे हफ्ते लॉस, महीने लॉस। क्यों हुआ है, क्या रीज़न है? आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी हो रहा है। तो ये इस गेम का पार्ट है। ओके। तो आपको ना अपनी स्ट्रेटजी पे ही स्टिक रहना है। आपका जो सेटअप है, ट्रेडिंग सेटअप है, अब उस पे ही काम करते रहिए। ओके। देखो क्या होता है ना, ठीक है, आपको जब नुकसान हो रहा है तो आप क्या करिए, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। ऐसा भी टाइम आएगा, पूरे महीने आपके टारगेट्स आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि भाई जैसे आप उन्हीं भगवान है, हाँ। फिर तो स्टॉप लॉस ही नहीं कट रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? तो हर फेज आते हैं। ऐसा भी फेज आता है जब आपके लॉसेस हो रहे हैं, और ऐसे भी फेज आता है कि आपके कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहे हैं। तो आप उसको अगर बेटर बनाना है तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जब लॉस हो रहे हैं तो क्वांटिटी कम करो, जब प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा के कर सकते हो। तीसरी चीज क्या है कि आप बैक टेस्टिंग करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो सेटअप है, आपने सेटअप की 1 साल की बैक टेस्टिंग कर ली। हाँ। तो बैक टेस्टिंग में देखा कि मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो 70% है।
तो अगर आपको मान लो कि आपके लॉसेस हो भी रहा है, तो आप ये सोचो कि यार ये जो मेरे लॉसेस हो रहे हैं, मेरा 30% है, 70% जो है मेरा भी बाकी है, क्योंकि आपने उसकी साल 2 साल 3 साल बैक टेस्टिंग करी है। तो आप इस तरीके से करोगे, अप्रोच अपना पॉजिटिव रखो, माइंडसेट अपना बिल्कुल। देखो ट्रेडिंग जो है ना, वो आपके माइंडसेट का गेम है। आप दिमागी रूप से कितने स्ट्रांग हो वो मैटर करता है। क्योंकि जो बंदे होते हैं ना, आपने देखा होगा पर्सनल लाइफ में आपके भी ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे, सर्कल ऐसा रहा होगा, ये जो बात बातें रोते हैं, बात बातें ब्लेम करते हैं, अरे मैं तो बेचारा था, मैं तो सही था, मेरे को तो उसने फंसा दिया, मेरे को तो उसने फंसा दिया। अभी रिसेंटली मेरे पास दोस्त का फोन है परसों, वो कह रहा है यार मैंने कहीं पे पता नहीं कोई स्कैम वगैरह था, मतलब किसी ने बोला कि 1 लाख रुपए लगा दो। हाँ फिर होता नहीं इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के लोग कहते हैं कि क्रिप्टो में लगा लो, ऐसा होगा, उसमें 3 लाख रुपए दी थी और वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा भाई ये तो स्कैम था, तूने ऐसे 3 लाख रुपए किसको दे दी? क्या ना, उन्होंने बोला कि आपकी पैसे हैं इतनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगे। वो पढ़ा लिखा आदमी। बताओ। तो मैंने कहा यार ये तो गलती, कह रहा मेरी गलती थोड़ी ना है, गलती तो उसकी है। उसकी ऐसे मैंने कहा, उसकी गलती कैसे पैसे तेरे गए? और कह रहा 3 लाख रुपए गए हैं, वो भी मैंने किसी से उधार मांग रहा है, हाँ और अब वो पैसे कैसे रिकवर होंगे? तू करवा देगा? तो मैं इस तरीके की बातें करता है। लोग ना अपनी गलती कभी नहीं मानते। अवेयरनेस तो Awareness होती है, कहीं इतने सब लोग आजकल भागते हैं लोग कि भाई स्कैम है, किसी को पैसे मत दो। तूने कंपनी की रिसर्च करी नहीं करी, कुछ नहीं, लालची है, सब ग्रीडी है, सबको लालच से भरे पड़े हैं। सबको ये है कि भाई मेरे को तो बस फ्री का पैसा मिल जाएगा। तो इस ऐसे वैक्स हो जाए। अब हमारे भी चैनल में कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे भी इंस्टाग्राम आईडी पे कई फेक आईडी से कई बना देते हैं, लोग पैसे दे देते हैं। लोग सर्च ही नहीं करते, चेक ही नहीं करते। जैसे आज के टाइम पे इस 2024 में आजकल क्रिप्टो एंड फॉरेक्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और बहुत सारे लोग इस पे आ रहे हैं, नए नए इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्राई कर, मतलब कि कोशिश कर रहे हैं करने की क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। और एक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बाइनरी ट्रेडिंग। तो इसमें आपका क्या भी हुआ है कि ये सब क्या है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी इलीगल है इंडिया में, लाइक उसमें हमारा कुछ हम ट्रेड करना अलाउड नहीं है, ऐसा है समथिंग। तो इसमें आपका क्या view है? देखिए ये ना एक्चुअल में क्या है कि अगर आपने मार्जिन पूरी मिल जाते प्रॉपर तरीके से, तो लोगों को यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं होती। फॉरेक्स क्रिप्टो में माइनरी में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ मार्जिन मिल जाते हैं। माइनरी तो मैं कुछ मानता ही नहीं, ठीक है। और फॉरेक्स में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप 2,000 से 20,000 का भी ट्रेड कर सकते हो। तो यही है कि मार्जिन हमारे यहाँ से जब से खत्म हुए हैं, तो लोग थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हुए हैं क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में। और ये तो इलीगल है, फॉर क्रिप्टो में तो 30% का टैक्स है, फॉरेक्स तो पूरी तरीके से इलीगल है। फिर भी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो भैया फॉरेक्स में उन्होंने अकाउंट बना लिया, पता चला कंपनी बाहर की थी, ठीक है, और कंपनी का पता ही नहीं चला, उसके विड्रॉ ही नहीं हुए। तो ऐसा भी होता है, और विड्रॉ में भी काफी दिक्कत हमें उसमें देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से अगर हमारे ऐसे मार्जिन वो पहले वाले कर दिए जाए, तो लोगों को, मेरे को लगता है नहीं कि बाहर जाने की जरूरत। क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रेडर्स का चंक जो नए हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं फॉरेक्स की तरफ, और फॉरेक्स लोग ज़्यादा करने का ट्राई कर रहे हैं। और जैसे आप भी देख रहे हो कि जैसे फॉरेक्स है, फॉरेक्स में जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो कुछ ज़्यादा ही लग्जरी दिखा रहे हैं। तो ये सब कैसे है, मतलब क्या है ये? लग्जरी देखो, मेरे को भी एक ऑफर आई थी आज से कुछ टाइम पहले कि भाई आपको ना दुबई आना है, हाँ दुबई में आना है, आपको मस्टैंग दे देंगे, और क्रिप्टो में ट्रेड करना है, सूट वूट पहन के निकलना है, 2-4 लड़कियां होंगी आसपास, पूल में आप वही शाही खान की तरह रहोगे। मेरे को एक ऑफर आई थी, तो मेरे को पता था भाई फ्रॉड कंपनी है। हाँ तो ये ना लग्जरी दिखाते हैं, लग्जरी की नहीं होती, ये तो बाड़ी की गाड़ियां होती हैं। हाँ। तो ये सब बात ये सब नकली है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो नोट होते हैं ना वो शांत रहते हैं, और सिक्कों की खनखनाहट होती है। तो आपको नोट बन के रहना है। शोर ना, ये जो शोर करते हैं ना, दिखाते हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो लग्जरी दिखाते हैं ना, दिखाते हैं, हाँ इनसे हमेशा बच के रहो। मैंने अपने लाइफ का एक असूल देखा है, जो ज्यादा लग्जरी दिखा रहा है ना, उससे हमेशा बच के रहो, क्योंकि वो फेक हो सकता है। जो जेन्युइन बंदे होते हैं ना, उनको लग्जरी दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही लग्जरियस होते हैं। हाँ तो ये दिखाना, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, मैंने BMW ले ली, मैंने फलाना ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये जितना लोग दिखा रहे हैं ना, ये सब के सब नकली है। हाँ। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहो। और जैसे आजकल ज़्यादा चल रहा है कि फॉरेक्स में तो हमारे मार्जिन है, फॉरेक्स में हमारे जो टाइम डिके वैल्यू डिके नहीं होती हमारी, तुम कभी भी होल्ड कर सकते हो। और जैसे फॉरेक्स में आप 24 आवर ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, इसका कोई सेंस बनता है या नहीं बनता? जैसे देखिए ये चीज तो है कि भाई 7 days वर्किंग है, 24/7 है, डीके इतना नहीं होता है, वो मैं बात मानता हूँ। बट कहीं ना कहीं देखे तो भैया है तो इलीगली ना। अब तुमने पैसा कमा लिया, विड्रॉ ही नहीं हुआ, तो उस चीज का फायदा क्या?
तो देखो गलत कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा ये है कि फॉरेक्स अपनी जगह ठीक है, मैं ये नहीं कहा फॉरेक्स गलत है, फॉरेक्स अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बट जब है ही नहीं, लीगल ही नहीं है, तो लीगल हो तो भाई काम भी करो। अगर कोई गारंटी दे रहा है कि भाई विड्रॉ की गारंटी आपको मिल रही है, तो भाई ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में भी अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन्स मिल जाए, तो यार लोगों जाने की जरूरत है, या हमारा इंडिया का वैसे इंडिया भी रहेगा और टैक्सेस वगैरह भी इनको अच्छे खासे मिलते रहेंगे, लोगों को तो भाई काम करना ही करना है। क्योंकि अगर आप देखिए तो भाई आपने वीकली ऑप्शन स्टार्ट कर दिए, बट आपने कैश में मार्जिन खत्म करते बाद वही के वही आ गई। तो ये जैसे कि हमारा ये भी था कि फॉरेक्स में शिफ्ट होने का रीजन ही यही था कि यहाँ पे हमारे मार्जिन नहीं मिलते, और 2-3 एडवांटेजेस है फॉरेक्स में, बट वो तो इलीगल है। तो मेरा ये था, जैसे फॉरेक्स में, अगर फॉरेक्स इंडिया में लीगल हो जाती, तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है, या फिर कैसे ले सकते हैं इसको? देखो अगर इंडिया में लीगल हो जाती तो फिर करो, हाँ, कोई बात नहीं। अगर आप तो फॉरेस्ट गलत नहीं है, मैं भी ये नहीं फॉरेस्ट गलत है मत करो, पर जब लीगल ही नहीं है आपकी कंट्री में, तो आप कैसे कर सकते हो? अगर लीगल है तो करो, पैटर्न्स अच्छे बनते हैं, अच्छे टेक्निकल चार्ट काम करते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कहा कुछ नहीं है, बट मेन है कि भाई लीगल है या नहीं। चलो उमेश भाई, अब आपसे बस अब एंडिंग, वीडियो के एंडिंग पे ही आ गए हैं। तो एक दो क्वेश्चंस है, जैसे कि नॉर्मल हमारे ट्रेडर्स के लिए, और जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली किस सेगमेंट में काम कर सकते हैं, कितने फंड से काम कर सकते हैं, जिससे हमारा बेसिक हम रिटर्न्स बना सके? तो आप कितने फंड से काम कर सकते हैं? देखो अगर आपको रिटर्न्स बनाने हैं, अगर ऑप्शंस पे आपका काम करना है, तो कम से कम 15-20 लाख रुपया होनी चाहिए। ओके। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के काम कर रहे हैं, ओके। ठीक है। और अगर आपके पास फंड कम है, हाँ। तो आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। पर अगर नए लोग हैं, हाँ। अगर नया बंदा आना चाह रहा है, तो 10-20 हज़ार से भी काम कर सकता है, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये का वो लॉस करेगा Loss 3-4 महीने में, बट उसका लॉस उसको सिखा के जाएगा। तो अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, तो भैया 15-20 लाख का फंड चाहिए चाहिए। अच्छा, ओके। तो और जैसे पहले हमें जैसे एक वे होना चाहिए, एक लेडर स्टेप्स होने चाहिए, जैसे एक ट्रेडर को इम्प्रूव होने के लिए। तो जैसे हम एक नया ट्रेडर है, तो उसको पहले अच्छे से स्टडीज करनी चाहिए, या कहते हैं कि स्टडी जब तक आप ऑन पेपर रहोगे तब तक इतना इफेक्ट नहीं करेगा, आपको असली में पता तभी चलेगा जब आप ट्रेड करोगे रियल मनी से। रियल मनी से ट्रेड करोगे तभी होगा। तो जैसे आप लर्निंग करते रहोगे 1-2 साल कर ली, वो चीज़ ठीक है, बट एक जगह कब हेल्प करेगी, जब हम रियल मनी से ट्रेड करेंगे। तो हमको रियल मनी से ट्रेड करते टाइम अप्रोच क्या करनी चाहिए एज अ प्योर बिगिनर ट्रेडर, जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग हो? कम क्वांटिटी में काम करो हाँ। और ऑप्शन अवॉइड करो। ओके, तो हम बेसिकली स्टॉक्स में काम करें। स्टॉक्स में काम करो, कैश में चाहे एक स्टॉक से काम करो। ओके, तो ये अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उमेश भाई, जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो आपने कभी किसी ट्रेडर से इंस्पायर हुए, या आपको कोई इंस्पिरेशन है, या आपको आगे जाके किसी के साथ, मतलब कि आपने कभी व्यू लिया हो कि मेरे को ट्रेडर ऐसा बनना है, तो ऐसे कभी आपका कोई है जो इंस्पिरेशन हो आपका? मैं मुंबई में काम करता था, तो मुंबई मेरे ऑफिस में एक सर थे, हाँ। तो उनका ट्रेनिंग स्टाइल बड़ा अच्छा था, तो टेक्निकल स्टार्ट पे काम करते थे, तो मैंने काफी कुछ उनसे भी सीखा था। तो उनका जो ट्रेनिंग स्टाइल था मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उन्होंने भी एक चीज बताई थी, पैसा कमाना है तो तुम्हें प्रॉफिट्स को राइड करना सीखना होगा। ओके। तो लोग क्या करते थे उस वक्त के भी ऐसी थे कि भाई प्रॉफिट आया तो लेके थोड़ा निकल के लॉस होल्ड कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे मैंने ये चीजें ना उनसे सीखी कि कैसे प्रॉफिट को राइड करते हैं, कैसे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, कैसे पैटर्न्स पे काम करते हैं। तो वो मेरे लिए ना आगे के लिए काफी काफी हेल्पफुल रहा। हालांकि मैं प्रॉफिट कई बार अभी भी वो कर लेता हूँ, हाँ। जो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जब कुछ मल्टीपल पैटर्न्स मिलता है तो वहाँ पे मैं राइड करता हूँ, और राइड करने के लिए ये चीज मेरे अंदर से स्टार्टिंग से ये है कि मैं प्रॉफिट राइड कर लेता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे लगा के मैं प्रॉफिट राइड करता हूँ। तो वहाँ पे कई बार जब बाजार मेरी डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। तो वही आपके इंस्पिरेशन, वही मेनली आपके एक सर रहे थे जिनसे आपने ये चीज़ सीखी थी। और ऐसा कोई आपका, कोई जैसे आपको इंस्पायर किया हो किसी से, आपको बहुत ही, आपकी एक ट्रेडर की किसी की बहुत अच्छी चीज़ लगी हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी हो? देखिए मैं जब टेक्निकल सीख रहा था, मैं 2-3 जगह से टेक्निकल सीखा था, बट एक सर है, मतलब आप शायद जानते हो, सुनील मिगलानी जी, ओके। एक बहुत अच्छे एनालिस्ट है, काफ़ी लोग जानते होंगे, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा था। तो मैंने उनसे क्लासेस ली, तो मुझे कैंडलस्टिक की जो नॉलेज है ना, जो कैंडलस्टिक है जो बेसिकली पूरे बाजार को चलाती है, ये मैंने ना उनकी बारीकियाँ उन्हीं से सीखी है। तो मतलब मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, और भाई मैं उनको थैंकफुल भी बोलता हूँ कि भाई उस टाइम में मुझे अच्छे गुरु मिले, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, ओके, थैंक यू उमेश जी। प्रो ट्रेडर सीरीज के आप सेकंड गेस्ट थे। थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखी होगी।
और जिसको भी उमेश भाई से कुछ लर्निंग सीखनी है पसंद आई हो, आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हो और उनके कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी लर्निंग सिखाते हैं। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।